हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास। और पिछले वीडियो में अपन ने बात किया था पार्लियामेंट के बारे में। अपन ने देखा था बेसिक पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट में इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स देखे थे पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, और उसी का सेकेंड सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन जो पिछले लेक्चर में एंड में देखे थे, अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन which languages have been declared for transacting business in parliament, यानी कि कौन सी लैंग्वेजेस से बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, नॉर्मल जो फंक्शनिंग की जा सकती है पार्लियामेंट में। तो ध्यान रखिएगा, जो दो लैंग्वेजेस हैं वो है इंग्लिश और हिंदी। यदि आप देखोगे तो ओरिजिनली कहा गया था कि 15 साल में, यानी कि 1950 से आगे 15 साल आप जोड़ोगे, यानी कि 1965 1965 के बाद इंग्लिश को फेज आउट कर दिया जाएगा। बट क्योंकि प्रोटेस्ट जारी रहे, इसी वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और इंग्लिश को एक एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू किया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा गया था। इसी वजह से आज की डेट में जो दो लैंग्वेजेस में बिजनेस किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, वो है इंग्लिश और हिंदी। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल नहीं है, सारी लैंग्वेजेस में नहीं किया जा सकता, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये बात और है कि यदि स्पीकर या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या चेयरमैन, वो परमिशन देता है तो जो भी एमपी है वो अपनी भाषा में बोल सकता है, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द क्वेश्चन आवर। अब देखिए, पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एक होता है लॉ पास करना, लॉ बनाना और पास करना, और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव हैं उनसे प्रश्न पूछा जा सके, ताकि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर सके। ऑपोजिशन क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं सरकारी या ट्रेजरी बेंचेस से, ताकि उनको जो डेमोक्रेसी है स्मूदन आउट हो सके। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ पार्लियामेंट। इससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर। यदि अपन देखें तो लोकसभा में ये शुरुआत ही जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट के सेशन का, उसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर। वहीं पर यदि अपन राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में इसे पहले 12 बजे इंट्रोड्यूस किया जाता था, अब इस टाइम को शिफ्ट करके 1 PM में कर दिया गया है। सो 1 PM से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है किससे पूछे जा सकते हैं? गवर्नमेंट से पूछे जा सकते हैं, यानी कि मिनिस्टर से पूछे जा सकते हैं, या कोई ऐसा एमपी जो मिनिस्टर ना भी हो, यानी कि कोई प्राइवेट मेंबर जो कि मिनिस्टर ना हो, उससे भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, इट अलाउस मेंबर टू डिबेट ऑर्डिनेंसेस, ये गलत है। इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ द लोकसभा, सही है। वेयर मिनिस्टर आंसर ओरल क्वेश्चंस ओनली, ये गलत है। यहां पर दोनों क्वेश्चन होता है ओरल प्लस रिटन, दोनों तरीके के क्वेश्चन आंसर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, तो ये दोनों गलत हो गए। मेंबर्स कैन आस्क रिटन क्वेश्चंस ओनली, ये भी गलत हो गया। इट एनेबल्स एमपीज टू आस्क ओरल एज वेल एज रिटन क्वेश्चन टू मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर्स, यही है ताकि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट यही काम होता है क्वेश्चन आवर का। तो यदि अपन देखें तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं मेजरली, स्टार्ड और अनस्टार्ड। स्टार क्वेश्चन क्या होता है? इसमें एस्टेरिस्क लगा रहता है ऐसे। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका जो जवाब देना रहता है वो ओरली जवाब देना पड़ता है। तो जब भी मैं आपसे मौखिक रूप से बात करता हूं तो क्या होता है, आप मुझसे फिर से फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसीलिए फॉलो अप क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। बट यदि अनस्टार्ड जो क्वेश्चन है, इसका जो जवाब देना रहता है वो रिटन जवाब देना पड़ता है। तो इसमें क्या पूछे जा सकते हैं मौखिक और सप्लीमेंट्री या फॉलो अप क्वेश्चन? नहीं पूछे जा सकते। यही दोनों मेन डिफरेंस है जो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीरो आवर की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, ऑफ जीरो आवर इन इंडिया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है, क्वेश्चन आवर में क्या किए, क्वेश्चन पूछे गए। अब क्वेश्चन आवर के बाद नॉर्मली यदि आप दूसरे कंट्रीज के देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूके का देखोगे, तो उसके बाद उनका क्या होता है, जो डे का जो भी काम अलोकेटेड है वो सीधा सीधा स्टार्ट हो जाता है। बट इंडिया के केस में इंडियन लोगों ने ही, इंडियन पार्लियामेंट्रीज ने एक नया इन्वेंशन किया है जिसे जीरो आवर कहते हैं। जीरो आवर में क्या करते हैं, जो ऐसे डिस्कशन यदि कोई उठाना हुआ जो क्वेश्चन में
डायरेक्ट नहीं हो पाए और डे के डिस्कशन में भी मौजूद नहीं है, तो उसे कहां इंट्रोड्यूस किया जाता है? 0 आवर पे। तो देखते हैं, इट अलाउज एमपीज टू डिबेट बिल्स लिस्टेड। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बिल लिस्टेड है वो कहां होगा? जो उस दिन का जो भी प्रोग्राम बना रहेगा उसमें काम किया जाएगा। इट इज फॉर्मली डिफाइंड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर विथ एलोकेटेड टाइम पर एमपी। ये गलत है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसका जिक्र नहीं है। It enables MPs to raise matters without prior notice after the question hour. This is the correct statement. तो यदि कोई ऐसा मुद्दा उठ गया जिसे प्रॉपर नोटिस नहीं दिया जा सकता, टाइम नहीं है, तो ऐसे चीजों को क्वेश्चन आवर में उठाया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आवर के बाद इंडिया के केस में एक 0 आवर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें बिना नोटिस दिए सरकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में ऐसे इश्यूज को उठा सकते हैं जो लगता है पार्लियामेंट्रियंस को कि जरूरी है अभी उठाना। तो दैट इज अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट, यदि अपन बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है मोशन। मोशन क्या होता है? जब भी कोई, आप देखोगे, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, यानी कि जनरल क्या बोल रहे हैं, कोई डिस्कशन है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट बातें उठानी है, तो क्या होता है? मोशन लिया जाता है। मोशन क्या होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी हो, चाहे स्पीकर हो या चेयरमैन है, वो कुछ सजेशन, वो उनसे पूछा जाएगा क्या इसको अडॉप्ट कर लें, और जब इसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में वोटिंग होगी और उस वोट से डिसाइड होता है कि ये मोशन पास हुआ या नहीं पास हुआ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप देखोगे वो क्या होता है? मोशन से ही होती है, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, एडजर्नमेंट मोशन हो, मोशन ऑफ थैंक्स हो, आगे अपन देखेंगे। यानी कि मोशन क्या होता है? एक तरीके से प्रस्ताव होता है जो पार्लियामेंट्री प्रपोज करते हैं, जो उन्हें लगता है एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें बाद में वोटिंग होती है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मोशन। अब इसी के बारे में अपन थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। इन द पार्लियामेंट्री कंटेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिविलेज मोशन? अब ये देखो, एक ही टाइप का मोशन आ गया, प्रिविलेज मोशन, इसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रिविलेज मोशन क्या होता है और कब इसे यूज किया जाता है? तो नॉर्मली आप देखो, यदि कोई भी एमपी है तो उसे क्या मिलते हैं? बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। जैसे कि उन्हें क्या मिलता है? वो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं पार्लियामेंट की। इसके अलावा क्या होता है? उनको कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने आपको बताया था, यदि पार्लियामेंट्रियंस क्या करेंगे, कोई गुनाह भी कबूल कर लेंगे पार्लियामेंट के हाउस में, तो भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे कई प्रिविलेजेस हैं जो हम आम नागरिकों को नहीं मिलते हैं, बट एमपीज को मिलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि कोई एमपी या पार्लियामेंट्रियन इस ब्रीच का गलत उपयोग करे, कैसे गलत उपयोग करे? यदि कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई तो वो इंफॉर्मेशन गलत दिया, या जो डेटा प्रोवाइड किया वो गलत किया, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया जब क्वेश्चन पूछा गया, तो पार्लियामेंट्रीज ये मोशन रेज करते हैं अगेंस्ट उस पर्टिकुलर मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, सिर्फ उस मिनिस्टर जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी उसके अगेंस्ट रेज करते हैं। तो टू कमेंड अ मिनिस्टर, मिनिस्टर की तारीफ करना, बिल्कुल गलत। टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन विद द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, गलत। हाउस के नहीं, सिर्फ एक मंत्री के अगेंस्ट। To address a breach of parliamentary privilege by a minister, this is the right। मिनिस्टर ने जो प्रिविलेज का गलत यूज किया उसी के अगेंस्ट उसे सेंसर करने के लिए ये मोशन पास होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ मूविंग एन एडजर्नमेंट मोशन इन द लोकसभा। अब ध्यान रखिएगा, ये फिर एक दूसरा टाइप का मोशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बोलते हैं अपन एडजर्न, तो क्या होता है? डिसमिस कर देते हैं अपन, काम खत्म हो गया। जब कोर्ट में जज बोलता है एडजर्न, तो वो स्टॉप करने बोलता है। ऐसा ही मतलब होता है एडजर्नमेंट मोशन का भी। एडजर्न मतलब कि जो भी बिजनेस आपके डे में आज है, याद करिए सबसे पहले अपन ने क्या किया? क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद क्या हुआ? 0 आवर। और 0 आवर के बाद जो भी लिस्टेड वर्क है दिन भर पार्लियामेंट में, वो उठाया गया। तो यानी कि पार्लियामेंट का जो भी काम होना है यहां पर, वो बहुत पहले से डिसाइड हुआ रहता है। बट यदि एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है तो ये जो लिस्टेड मोशन है ये नहीं लिया जाता है, बट जो एडजर्नमेंट मोशन जिसको अडॉप्ट करने बोलता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है कि जो हफ्तों से डिसाइडेड है कि आज लोकसभा ये काम करेगी, उस सेशन को, उस शेड्यूल को खत्म करके दूसरा अडॉप्ट कर रहा है।
So to interrupt regular business to discuss matter of national security, national security हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी matter of urgent public importance हो तो उसे discuss किया जाएगा. To critique the judiciary, बिल्कुल गलत. To draw attention to a definite matter of urgent public importance. This is the basic idea. अब क्योंकि ये एक extraordinary resolution है जिसमें आप देखोगे पूरा का पूरा हाउस क्या वर्किंग खत्म, शेड्यूल खराब किया जाता है, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 50 मेंबर लोग साइन करेंगे तभी और तभी इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. और इसका जो डिस्कशन है कम से कम 2.5 घंटे के लिए चलना चाहिए. वो डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर मुद्दा उठाए. ऐसा नहीं है कि यार महंगाई बढ़ी है इसके बारे में जनरल मुद्दा उठा दो. बहुत ही स्पेसिफिक बात करना पड़ेगा कि महंगाई, यदि आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे हो तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट करना पड़ेगा इस रेजोल्यूशन में कि महंगाई बढ़ने, यदि मान लो एग्रीकल्चर क्राइसिस है तो एग्रीकल्चर क्राइसिस के मेन कारण क्या है, कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक फैक्चुअल चीजें ही अडॉप्ट की जाती हैं एडजर्नमेंट मोशन के तौर पर. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन. ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है. कहां पर पढ़ा है? आर्टिकल 75 में, याद कीजिए, जहां पर अपन ने पढ़ा था कि जो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए. राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं है. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहां पर वो तब तक ही रूल कर पाती हैं जब तक जो पूरे के पूरे कलेक्टिव जो वोट है इंजॉय करते हैं, ये कॉन्फिडेंस अकाउंट करते हैं. यानी कि 50% पार्लियामेंट्रीज यदि गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तभी और तभी तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाती है. दिस इज द बेसिक आइडिया. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट मोशन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मोशन. तो जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन में अपन ने देखा 50 मेंबर्स चाहिए रहते हैं, जब 50 का सपोर्ट मिलेगा तभी उस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. बिल्कुल इसी तरह भी नो कॉन्फिडेंस में भी 50 मेंबर जब साइन करेंगे तभी वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ऐसा क्यों किया गया है? ताकि ऐसा ना हो बार बार इनस्टेबिलिटी लाई जाए सरकार में और बार बार नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव लाके ऑपोजिशन सरकार को काम ही ना करने दे. इसलिए एक मिनिमम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि सिर्फ सीरियस नो कॉन्फिडेंस मोशन ही कंसिडर किए जाएं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स मूव्ड इन पार्लियामेंट आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस. अब देखिए क्या होता है, यदि अपन प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट क्या करता है, हर बार साल में कम से कम एक बार जरूर एड्रेस करता है. अब जैसे 2024 में इलेक्शन होगा तो 2024 में जब नई नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो जैसे ही वो पहला सेशन होल्ड करेंगे तब पहला सेशन जो होगा उसमें ये एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट. और दूसरी बार हर साल बजट सेशन में ये आते हैं प्रेसिडेंट और एक स्पीच देते हैं. ये स्पीच में क्या करते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं सरकार की, उसके बारे में उसका एक बेसिकली एक चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि सरकार के ये सक्सेस हैं, सरकार ने ये काम किया है. और इसको बाद में जब प्रेसिडेंट स्पीच दे देते हैं तो इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में और यहां पर इसका पास होना जरूरी है. यदि ये मोशन पास नहीं हुआ मतलब कि क्या होगा कि जो सरकार की पॉलिसी है उससे पार्लियामेंट्रियन सेटिस्फाइड नहीं है और ये मतलब होगा कि सरकार गिर जाएगी. इसका इक्विवेलेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि सरकार कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है और यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो जाएगा. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ थैंक्स. देखते हैं, टू थैंक द प्रेसिडेंट फॉर एड्रेसिंग द जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है. To formally approve the president's address outlining government policies, to provide a chance for members to debate and critique government policies, to pass the demand for grant का कोई रिलेशन नहीं है. तो C is the most appropriate. सरकारी पॉलिसी का डिस्कशन होता है जिसमें पास होना ज्यादा जरूरी है. That is a basic idea. नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. अपन समझेंगे तो यदि अपन ऑर्डिनरी बिल की बात करें जो सिंपल बिल होता है तो ये क्या होता है, यहां पर आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स बराबर होते हैं. क्या होता है, ये बिल कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में. जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ पहले उससे पास हो, फिर दूसरे हाउस में जाता है और उसके बाद आप देखोगे
कि यहां पर फिर से प्रेसिडेंट को एसेंट के लिए दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी है, जो ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है, बट यहां पर जो क्राइटेरिया रहता है अलग अलग होता है। जब अपन पढ़ेंगे कि किसी केस में 50% रिक्वायरमेंट होती है, किसी में स्टेट का भी कंसेंट चाहिए होता है, वो सब अपन पढ़ेंगे आगे। और एक अलग टाइप के जो बिल होते हैं वो है मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स। इनके बारे में थोड़ा सा जो प्रोसेस डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अलग है। मनी बिल जो है 110 आर्टिकल में डिफाइंड है और फाइनेंशियल बिल 117 आर्टिकल में डिफाइंड है। सबके बारे में अभी अपन देखेंगे। नाउ व्हाट इज अ प्राइवेट बिल इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। अब ध्यान रखिएगा, जो बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है, या तो मिनिस्टर कर सकते हैं या कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, अदर एमपी, जो पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर नहीं है ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे कहते हैं पब्लिक बिल, और जब जो कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे कहते हैं प्राइवेट बिल। अब प्राइवेट बिल सरकार का स्टैंड नहीं दिखाता है, वो उस पार्लियामेंट्रियन का स्टैंड दिखाता है, या हो सकता है उस पार्टी के बारे में दिखाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी की सरकार में शशि थरूर जी ने इंट्रोड्यूस किया एक बिल, तो वो बिल क्या हो जाएगा, प्राइवेट बिल। क्या वो कभी पास हो सकता है? चांसेस कम है, बट बिल्कुल यदि सरकार उसे सपोर्ट करती है तो वो प्राइवेट बिल भी एक्ट बन सकता है और बिल्कुल नॉर्मल कानून जैसे लागू होगा। तो देखते हैं अपन, अ बिल इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स, गलत। अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मनी बिल विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इट्स डेफिनेशन। देखा है अपन ने अभी 110 जो है डेफिनेशन डील करता है मनी बिल के साथ। तो मनी बिल में क्या दिया गया है, 110 आर्टिकल में क्या दिया गया है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ उन प्रोविजन को कंसिडर किए जाएंगे जो इस आर्टिकल में लिस्टेड है। यानी कि ये सारे प्रोविजंस, जैसे कि जो मेजरली टैक्स से रिलेटेड हो या कोई कंसोलिडेटेड फंड, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, से पैसा लेना या देना हो, इन सभी चर्चों के बारे में डील करते हैं। सरकार की रिवेन्यू के बारे में, सरकार के एक्सपेंडिचर के बारे में, कुछ नया पैसा ऐड करना है या कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम है, इस तरीके के बिल जो हैं डिफाइन किए गए हैं इसी में। तो एक बार आप देख लीजिए, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, सरकार का पैसा बोरो करने से कोई रेगुलेशन होगा। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से कैसा पैसा खर्च करना है, कैसे उसमें डालना है। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज, ये अपनी आगे पढ़ेंगे अपन, या इसी तरीके के कुछ जो मैटर रहेंगे। यानी कि पैसे से रिलेटेड जो मेजरली कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है उसको कहते हैं 110 के अंदर मनी बिल। थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन भी आएगी, लेकिन अपन उसको आगे डील करेंगे, कब पब्लिक मनी भी आता है और कब कंटिजेंसी फंड भी आता है, उसको अपन डील करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हु हैज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। किसके पास फाइनल अथॉरिटी है? तो अभी अपन देखेंगे मनी बिल के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं जो ये बाकी बिल से अलग हो जाता है। इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो पाता है, और जो फाइनल अथॉरिटी है जो बताता है कि ये मनी बिल है कि नहीं, वो है स्पीकर, और इनकी जो अथॉरिटी है ये फाइनल मानी जाती है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दा कोर्ट में जा सकता है और डिसाइड हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ था आधार के एक्ट में, आधार बिल में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि आधार एक मनी बिल नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिबेट किया और इसे मनी बिल को एक्सेप्ट किया। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। तो क्या स्पेशल प्रोसीजर होता है मनी बिल का? अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस, गलत। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तब यहां पर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट यदि जब अप्रूव करेगा तभी उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब लोकसभा में ये मनी बिल पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय मिलता है। 14 दिन में यदि राज्यसभा लोकसभा को वापस पास नहीं करे तो क्या माना जाता है कि ये राज्यसभा से भी पास है। यदि राज्यसभा कोई चेंजेस प्रपोज करता है तो लोकसभा हो सकता है उसे माने या ना माने, जो भी हो राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा इस मैटर को डिले नहीं कर सकता। उसके बाद यदि अपन देखें तो इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट राज्यसभा's recommendation on a money bill, the money bill is deemed to have been passed by both the houses। ये बात सही है।
तो प्रेसिडेंट कैन रिटर्न मनी बिल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनी बिल किसकी परमिशन से इंट्रोड्यूस होता है? प्रेसिडेंट की परमिशन से। तो क्या प्रेसिडेंट रिटर्न करेंगे? नहीं रिटर्न कर सकते, ये ध्यान रखना है आपको। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो दीज आर द बेसिक जो डिफरेंसेस हैं, देख लिया अपन ने। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है प्रेसिडेंट की परमिशन से, और राज्यसभा के बहुत लिमिटेड पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, जो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फाइनेंशियल बिल्स। यदि फाइनेंशियल बिल्स की बात करें तो ऑर्डिनरी फाइनेंस मतलब क्या होता है? पैसे से लेन देन। तो यदि ऑर्डिनरी डेफिनेशन आप समझोगे तो मनी बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, ये 3 तरीके के बिल हैं जो मेंशन्ड हैं, सब फाइनेंस बिल में आ जाएंगे। यानी कि इफ दिस इज फाइनेंस बिल, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सभी मनी बिल भी यहीं आ गया, F1 यानी कि फाइनेंस बिल 1, F2 यानी कि फाइनेंस बिल 2, सब के सब इसी के अंदर आ गए। बट आप देखोगे क्या अंतर है वो अभी अपने को समझना है। मनी बिल किसमें है? 110 आर्टिकल में है, और फाइनेंस बिल 1 और 2 किसमें है? 117 आर्टिकल पे है। ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइनेंस बिल 1 का नेचर क्या है। तो सिंपल सी बात है यार, अभी अपन ने क्या देखा? मनी बिल किसमें है? आर्टिकल 110 में। यदि आर्टिकल 110 में जो प्रोविजंस मेंशन्ड हैं उसके अलावा कुछ जनरल प्रोविजंस भी मेंशन्ड हैं, तो उस बिल को कहा जाता है फाइनेंस बिल 1। ठीक है, यदि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 के प्रोविजंस मेंशन्ड हैं तो वो बन जाएगा मनी बिल। मनी बिल के साथ कुछ और प्रोविजन जनरल लेजिस्लेशन के मेंशन्ड हैं तो वो बन जाएगा फाइनेंस बिल 1। सो दे एक्सक्लूसिवली कंटेन मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110, गलत हो गया, ये तो मनी बिल की डेफिनेशन हो गई। They cover matters of general legislation excluding those matters in article 110, ये क्या हो गया? एक ordinary bill हो गया। They include both matters mentioned in 110 and additional matters of general legislation. This is the most important thing. समझ में आ गया? फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है? 110 के मैटर्स इंक्लूड होते हैं, साथ ही साथ जो जनरल लेजिस्लेशन वाले मैटर्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। यदि अपन समझे, इनमें बहुत ज्यादा प्रोविजन जो है बिल्कुल मनी बिल जैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इनको इंट्रोड्यूस करना है तो सिर्फ और सिर्फ इसे भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और यहां पर भी इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अदर देन दैट ये सभी मैटर्स में एक ऑर्डिनरी बिल है, यानी कि जहां पर मनी बिल में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। आई थिंक आई मिस आउट दिस पॉइंट, तो ये ध्यान रखिएगा, मनी बिल में कभी भी जॉइंट सेशन नहीं होता है, बट ऑर्डिनरी बिल में बिल्कुल जॉइंट सेशन होता है, और राज्यसभा और लोकसभा के पावर्स पास करने में ऑलमोस्ट बराबर हैं। बस एक अंतर है कि ये इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जा सकता है, बस इतना सा ही है, बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। अब देखो फाइनेंशियल बिल 2 क्या है, वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है? सिंपल कोई एक्सपेंडिचर सरकार से रिलेशन में हो तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा फाइनेंस बिल में। उसमें 110 के कोई भी आर्टिकल नहीं होने चाहिए। तो फाइनेंशियल बिल इंक्लूड मैटर्स मेंशन्ड इन 110, गलत हो गया, वो तो मनी बिल हो गया। एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट कवर्ड अंडर फाइनेंशियल okay, so this is 2, so this would be the correct. Financial bills encompass financial matters without any exclusion, गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो यहां पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये 3 फंड में हो सकता है, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक फंड, ये तीनों के इसी वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यदि एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसे फाइनेंशियल बिल में इंक्लूड किया जाता है। अब इसका क्या तरीका है? इसमें बस एक अलग तरीका है कि ये जो बिल है जब इसको रिकमेंड करा, जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, यानी कि जब वोटिंग करा जाएगा तब प्रेसिडेंट की परमिशन है। जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा तब परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जब वोटिंग के लिए माना जाएगा तब प्रेसिडेंट बोलेगा तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बाकी सारे अदर टर्म्स में ये एक ऑर्डिनरी बिल है। तो एक मैं समअप दे देता हूं आपको ताकि ये ध्यान रहे, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट। तो मनी बिल क्या होता है? वो सारे बिल जिसमें आर्टिकल 110 मेंशन्ड है। यदि अपन फाइनेंस बिल की बात करें 1, तो फाइनेंस बिल क्या होता है? 110 प्लस जनरल लेजिस्लेशन की बात करते हैं। यदि अपन फाइनेंस बिल 2 की बात करें तो वो क्या होता है? कोई और कोई सिर्फ एक्सपेंडिचर किया जाए तो वो हो जाएगा फाइनेंस बिल। यदि अपन
मनी बिल की बात करें तो यहां पर लोकसभा का बहुत ज्यादा रोल है और राज्यसभा का क्या होगा, कोई रोल है ही नहीं। ये बात आपको याद है, ज्वाइंट सेशन यहां पर नहीं हो सकता, लोकसभा पास करेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, लेकिन राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 डेज तक इसे टाल सकता है। इस केस में फाइनेंस बिल 1 में देखा जाए तो इसे भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, लेकिन बाकी सब में राज्यसभा का रोल सिग्निफिकेंट है, सबके सब बराबर है। और यदि अपन थर्ड यदि फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में देखें तो उसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का जो रोल है वो बिल्कुल बराबर है। आप समझ रहे हो, यहां से राज्यसभा का रोल इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होल्ड्स अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविजन है। जॉइंट सिटिंग यानी कि लोकसभा जहां अलग बैठता है, राज्यसभा अलग बैठता है, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहां पर दोनों को साथ बैठाया जा सकता है और साथ में काम किया जाए। तो ऐसा किसमें कहा गया है, 108 आर्टिकल में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, याद रखना है। नाउ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैन द प्रेसिडेंट समन, समन अपन ने देखा था, सेशन कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, समन और प्ररोग करता है प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, कौन कौन सी कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो सबसे पहले आप जानिए, कभी भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल हो तभी और तभी ज्वाइंट सिटिंग की जा सकती है, यानी कि कभी भी मनी बिल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं की जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट, कब की जा सकती है, या तो कोई आम लेजिस्लेशन हो, आम बिल हो, या फाइनेंस बिल, इन्हीं दो के केस में की जा सकती है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं की जा सकती। नंबर 1, अब किन किन कंडीशन में की जा सकती है, जब एक तरीके से डेडलॉक हो जाए दोनों के बीच में, तभी इंट्रोड्यूस की जाती है। 3 स्पेसिफिक कंडीशन है, देखते हैं अपन। व्हेन अ मनी बिल इज रिजेक्टेड, मनी बिल के केस में तो कभी भी ज्वाइंट सेशन होता ही नहीं है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कभी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। When two houses have finally disagreed on amendment to any ordinary bill, this is correct. तो 3 कंडीशन होती है जब क्या होता है, ज्वाइंट सेशन किया जा सकता है। नंबर 1, जब एक मान लो लोकसभा में बिल पास हो गया, लोकसभा ने भेजा राज्यसभा को, राज्यसभा ने इस बिल को कैंसिल कर दिया कि हम पास ही नहीं करेंगे, तो ज्वाइंट सेशन किया जा सकता है। या क्या हो गया, 6 महीना बीत गया और राज्यसभा ने अभी तक उस बिल को उठाया नहीं है, तो क्या हुआ, तब भी ऐसा किया जा सकता है कि ज्वाइंट सेशन बुला ले। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट समन करेंगे। या तो क्या होगा, लोकसभा ने कुछ प्रपोज किया और राज्यसभा मना कर दे, एक डेडलॉक की सिचुएशन हो जाए जहां पर बिल पास नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक ज्वाइंट सेशन किया जा सकता है। These are the important 3 conditions जब ज्वाइंट सेशन अंडर आर्टिकल 808 is summoned by president। अब अगली कुछ इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे जो रूल्स हैं वो किसके फॉलो होते हैं, वो लोकसभा के पास, लोकसभा के रूल्स फॉलो होते हैं। कौन प्रिसाइड करता है, लोकसभा का ही स्पीकर प्रिसाइड करता है। यदि स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेगा। कभी और कभी भी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि चेयरमैन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपन ने देखा था राज्यसभा के मेंबर नहीं है। यदि स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेंगे, बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड नहीं करेंगे। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कौन नॉर्मल प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर, ठीक है। और जितने भी रूल्स हैं वो लोकसभा के ही वैलिड होते हैं। तो लोकसभा जब भी कोई डिस्कशन होगा, जो रूल्स फॉलो होना रहेगा वो लोकसभा के होंगे। इसमें जो कोरम लगेगा, जो अपन ने देखा था कितने मिनिमम मेंबर्स होते हैं, नॉर्मली 1/10 होते हैं, तो यहां पर भी 1/10 होंगे, लेकिन 1/10 ऑफ बोथ होगा, यानी कि 550 प्लस 250 यानी कि 55 प्लस 25 यानी कि 80 मेंबर्स इज द कोरम फॉर लोकसभा ज्वाइंट सेशन। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब हाउ मेनी ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस हैव बीन ओपनड सो फार, कितने बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, और इसमें 3 बिल पास हुए हैं। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, 1997 में बैंकिंग सर्विस कमीशन, और लास्ट में आप देखोगे पोटा एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, वो 2002 में लास्ट में पास हुआ था, और इसको भी ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से किया गया था।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाउ इज द टर्म बजट रिफर टू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट यदि आप देखोगे बहुत कॉमनली यूज टर्म है, लेकिन बजट कभी भी यूज नहीं किया गया है संविधान में। बजट की जगह आर्टिकल 112 में इसे डिफाइन किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द बजट की ऑफिशियल डेफिनेशन। इसका वर्ड जो यूज किया गया है आर्टिकल 112 में, ध्यान रखिएगा। अब बजट क्या होता है, सिंपल सी, सब अपन ने देखा है बजट बचपन से। क्या होगा, प्रीवियस ईयर के बारे में क्या किया जाएगा, पूरा एनालिसिस किया जाएगा, कहां पर कितना फंड आया, कितना रिवेन्यू आया, कितना एक्सपेंडिचर आया। इसके अलावा क्या होगा, आने वाले साल में कहां पर एक्सपेंडिचर होगा, कहां पर रिवेन्यू होगा, और क्या क्या नई स्कीम्स होंगी, ये सारी चीजों को कहां पर एनालाइज किया जाता है, बजट में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब जो बजट है उसमें क्या रहेगा, जो भी फाइनेंशियल प्रोविजन होता है वो मनी बिल की तरह लिया जाता है। और मनी बिल में अपन देख लिए क्या है, लोकसभा की पूरी राइट है। इसलिए आप देखोगे कभी भी इंडिया में जो बजट है फेल नहीं होता, हमेशा पास आउट हो जाता है। दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम यूएस, जहां यूएस में सरकार इमरजेंसी पावर यूज करके पिछले कुछ समय से आप देखोगे, चाहे वो बाइडन के अभी बाइडन का एरा हो या ओबामा जी का एरा हो, दोनों के समय में इमरजेंसी पावर्स को यूज करके पैसा ले रहे थे। बट इंडिया में ऐसा प्रोविजन है कि इसे मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट को, और जहां पर लोकसभा बिल्कुल आसानी से पास कर लेती है। राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं है, और मैक्सिमम 14 दिन जो मनी बिल के प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन एंड एक्सपेंडिचर मेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक टर्म है एक्सपेंडिचर चार्ज और एक है एक्सपेंडिचर मेड। ये दोनों टर्म बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि अपन एक्सपेंडिचर चार्ज की बात करते हैं, यानी कि ये वो एक्सपेंडिचर है जो सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ले रही है, और इसमें जो इससे यदि सरकार पैसा ले रही है तो इसमें सरकार को पार्लियामेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, यदि कोई भी एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन में डाल दिया गया तो सरकार अपने आप पैसा ले सकती है, पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। बट यदि एक्सपेंडिचर मेड है, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें क्या होता है, सरकार को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। यदि पार्लियामेंट अप्रूव करता है तभी और तभी सरकार पैसा विड्रॉ कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में अंतर यही है। क्यों किया गया है आगे अपन समझेंगे। तो चार्ज एक्सपेंडिचर कैन बी डिस्कस्ड बट नॉट वोटेड on by parliament while made expenditures require parliamentary approval। यही बात है, यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर चुपचाप सरकार को पास होके मिल जाता है। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि यदि आप देखोगे तो चार्ज एक्सपेंडिचर में जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन की सैलरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी हो गई, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन हो गई। ऐसा इसलिए किया जाता है, या जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सबकी सैलरी जो है चार्ज की जाती है, ताकि इनको कोई भी फियर ना रहे कि सरकार इनकी सैलरी को रोक सकती है, सैलरी को कम कर सकती है और पैसा ही ना पास हो। तो बिना डर के ये निष्पक्ष होके अपना काम कर सकते हैं, जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी असाइंड है। इसीलिए ताकि इनको सरकार या पार्लियामेंट्रियंस किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर दे इनके डिसीजन मेकिंग में, इसी वजह से इनकी सैलरी को डिस्कस किया जा सकता है, बट वोट नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी वोटेड अपॉन, एंड इसी वजह से इनकी जो सैलरी है, इनके जो भी प्रिविलेजेस है, अलाउंसेस है, वो फिक्स्ड है, और इसी वजह से इसे चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब आप ध्यान रखिएगा, जो फंड है वो 3 फंड दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक है आर्टिकल नंबर 266 के अंदर, जिसमें है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 में 2 फंड हैं, जिसमें एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। These are the 3 फंड्स जो कि दिए गए हैं। अब इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है, which of the following are part of the consolidated fund of India as per article 266। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आर्टिकल 266 इसके बारे में डील करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 267 2 के बारे में, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। अब जितनी भी रेवेन्यू सरकार को मिलती है और जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे के सारे नॉर्मली
आप देखोगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाते हैं। यानी कि कोई भी पैसा सरकार को मिल रहा है और कोई भी पैसा सरकार के हाथ से जा रहा है, वो एक आप ऐसा मान लो एक बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट में जो भी पैसा सरकार का आ रहा है वो इसी के थ्रू आ रहा है और जा रहा है। यदि सरकार कहीं पर भी पैसा लेना चाहती है इस अकाउंट से, तो सरकार को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब पार्लियामेंट देगा परमिशन, तभी इससे पैसा निकाला जा सकता है। तो देखते हैं, रिवेन्यूज रिसीव बाय द गवर्नमेंट एंड मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ये गलत नहीं है, सही है। ओनली टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ टैक्स नहीं, सारी की सारी रेवेन्यूज। ओनली मनी अप्रोप्रिएटेड थ्रू पार्लियामेंट्री लॉ, ये भी गलत। कोई भी लॉ से यदि पैसा निकल रहा है वो यहीं पे जाएगा। लोन्स रेज बाय गवर्नमेंट थ्रू ट्रेजरी बिल्स एंड वेस एंड मींस एडवांस, ये भी सही है, बट सिर्फ और सिर्फ एक बात को बता रहा है। जबकि सारी की सारी रेवेन्यूज रिसीव्ड है, वो जो आता है वो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। यानी कि आप एक बात ध्यान रखना कि कोई भी रेवेन्यू आ रही है और कोई भी एक्सपेंडिचर जो सरकार की आ रही है, वो डील होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इससे पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की परमिशन जरूरत होती है। तो ऑल द रेवेन्यूज, सारी की सारी लोन जो सरकार पे करेगी, जो उस लोन जब वापस उसका पैसा आएगा, और ये सारी के सारी जो है यहीं पर आ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, which of the following statements best describe about the public account of India under article 267? ये नेक्स्ट आ गया। अब इसमें क्या है, जो कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स जो हैं, सरकार के पास अदर रेवेन्यूज आ रही हैं जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं इंक्लूड की जाती, बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे कि स्मॉल सिक्योरिटी, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स, जुडिशियल सिक्योरिटी वाले, या रेमिटेंसेस आते हैं जो बाहर से आते हैं, वो छोटे मोटे डिपॉजिट्स को पब्लिक अकाउंट में डाला गया है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स ओनली जुडिशियल डिपार्टमेंट डिपॉजिट्स, बिल्कुल गलत, बहुत सारे हैं। इट कंटेन्स पब्लिक मनी not credited to the consolidated fund of India and can be operated without parliamentary appropriation, यानी सरकार की पार्लियामेंट की बिना परमिशन के जरिए इसके जरिए पैसा लिया जा सकता है। तो यहां पर कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड हो गए, जुडिशियल हो गए, सेविंग बैंक डिपॉजिट, या स्मॉल जो सेविंग्स होती हैं, स्मॉल सेविंग में जैसे आजकल आता है पोस्ट बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो आता है, सुकन्या समृद्धि हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पीपीएफ हो गया, इस तरीके के जो छोटे छोटे किसान स्कीम के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं, ये सारे के सारे डिपॉजिट्स, या मान लो कोई बाहर कंट्री जैसे यूएई है, यूएई से कोई इंडिया में पैसा भेज रहा है तो वो पैसा रेमिटेंस में आता है। इन तरीके के डिपॉजिट कहां पर जमा होते हैं, पब्लिक अकाउंट में। जो कुछ भी मेजर एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड में जमा होते हैं, उसके अलावा छोटे मोटे जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें जमा होते हैं, जहां पर पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही ये काम करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द करंट अमाउंट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब ये एक तीसरा फंड है जो सेटअप हुआ है आर्टिकल 267 के अंदर। इसमें क्या है, फिर से आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कंटिजेंसी मतलब क्या होता है, एक इमरजेंसी हो गई, मान लो कोई ऐसी कैलामिटी आ गई जहां पर सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार कहां से पैसा लाएगी, तो वो इस फंड से पैसा लाएगी। और इसी वजह से यहां पर भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लो उसके बाद पास करो, तो इसे भी आप देखोगे एग्जीक्यूटिव एक्शन से बिना परमिशन के लिया जाता है। बट एक बार वो पैसा खत्म हो जाए तो फिर इस फंड में पैसा डालने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तो अभी तक बहुत रीसेंट तक 500 करोड़ रुपए था इस फंड की वैल्यू, बट रिसेंटली फाइनेंशियल बिल 2021 में इसे क्या कर दिया गया है, 500 से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, नया अमेंडमेंट है, इस वजह से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। 30,000 करोड़, पहले 500 करोड़ था। तो क्या कौन इसे ऑपरेट करता है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, और प्रेसिडेंट फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू इसे ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। ये इसलिए है ताकि कोई अनसीन कंटिजेंसी हो तब ये काम कर सके, यहां से पैसा निकाल सके। So that's all for this topic. I hope you liked it. Thank you and have a great day.